वेलकम टू कोर क्लासेस। आज की वीडियो है LSC 01 यूनिट नंबर 2 हमने कंप्लीट किया था लास्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस यूनिट नंबर 3 विच हैविंग टाइटल इज फंक्शनल अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। हम यहाँ इस यूनिट में क्या पढ़ने वाले हैं, जो सेल है उसके स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट्स हैं, मतलब कि ऑर्गेनेलिज कौन कौन सी हैं, वो कहाँ पे सिचुएटेड हैं और उनका काम क्या है, वो हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तो आपको ये तो पता है कि जो सेल है इसमें बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनेलिज होती हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसकी दो टाइप्स हैं, स्मूथ होता है या फिर रफ होता है। उन दोनों के आपस में जो फंक्शन है वो भी डिफर करते हैं। गोल्गी बॉडीज हो गया, न्यूक्लियस उसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, कितनी ही ऑर्गेनेलिज हैं। सभी ऑर्गेनेलिज को हम 1 to 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक ऑर्गेनेलिज डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साइटोप्लाज्म इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, वी नो वेल। और इसमें होता क्या है, इट परमिएटेड बाय मेम्ब्रेनस नेटवर्क कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साइटोसेल जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें साइटोप्लाज्म एक बहुत बड़ा मतलब परसेंटेज में होता है साइटोप्लाज्म, और इसमें ही इट परमिटेड बाय अ मेम्ब्रेनस नेटवर्क। और इसे परमिटेड मेम्ब्रेनस नेटवर्क के लिए कौन जिम्मेवार होता है, वो एक ऑर्गेनेली होती है जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, 3D नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन चैनल्स होते हैं। और ये इतना कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये फोल्डेड फॉर्म में होता है एंड इट हैज कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर और इट फॉर्म्स सिंगल शीट एनक्लोजिंग सैक। एक सिंगल शीट बन जाती है, मतलब कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और फोल्डेड सिस्टम में होता है, बहुत ही सारी लेयर्स लेकिन फोल्डेड फॉर्म में। और इसमें एक पार्ट है वो है सिस्टर्नल स्पेस होती है, जिसे सिस्टर्नल स्पेस बोलते हैं या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमेन बोलते हैं। अब ये होता क्या है, क्योंकि हमने बात करी है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हाईली फोल्डेड है और इसमें एक शीट बनती है जिसमें सैक होता है, और उसी सैक के अंदर का जो इंटीरियर पार्ट होता है उसे बोलते हैं सिस्टर्नल स्पेस। अब यहाँ पे आपको अगर डायग्राम दिखाएं तो यहाँ पे सारी की सारी सिस्टर्नल स्पेस है जिसमें ये फोल्डेड पार्ट्स है, इसमें जो स्पेस है उसे बोलते हैं सिस्टर्ना, ये फोल्डेड फॉर्म में भी है। तो क्या होता है, इंटरनल पार्ट ऑफ द सैक इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक लुमेन या फिर सिस्टर्नल स्पेस बोलते हैं। और ये जो होती है साइटोप्लाज्म से थोड़ी सी डिफ्रेंशिएटेड लिख गई होती है। अगर हम इसे बोलें कि कहाँ पे सिचुएटेड है तो हम क्या बताएंगे कि इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। अगर सेपरेटेड होती है साइटोप्लाज्म में तो उस चीज को क्या बोलते हैं, साइटोसोल बोलते हैं। और इट मीडिएट्स द कम्युनिकेशन बिटवीन द टू कंपार्टमेंट्स। कौन कौन से कंपार्टमेंट, एक मैसेंजर का काम करता है और एक मीडियम का काम करता है बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द साइटोसोल। और इसके साथ साथ इट प्रोवाइड्स द सेल विद द कंपार्टमेंट ऑफ स्टोरेज ऑफ द सब्सटेंसेस। अब इसका काम क्या है, स्टोर करना। और दूसरा काम ये है जो भी इसमें सब्सटेंसेस स्टोर्ड रहते हैं उसे साइटोसोल से अलग करके रखना इसका काम है। क्योंकि हमने सिस्टर्ना की बात करी है, सिस्टर्नल स्पेस की बात करी है, तो क्या होता है कि सिस्टर्ना क्या होता है उसके बारे में थोड़ा समझ लें। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होती है और उसमें क्या होता है, फ्लैटेंड सैक्स होते हैं, फ्लैटेंड सैक्स, जिसे ये दीज आर नोन एज फ्लैटेंड सैक्स। अब इसे क्या बोलेंगे, या तो इसके कई नाम हो सकते हैं, कई बार इसको वेसिकल्स भी बोलते हैं या फिर इंटरकनेक्टेड, ये इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड टिब्यूल्स भी बोलते हैं, या फिर उसका तीसरा नाम जो है वो है सिस्टर्ना। और यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं ना, बट परमानेंटली नहीं रहते हैं, कुछ टाइम के लिए इसमें क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स पड़े होते हैं जो कि बिल्कुल न्यूक्लियस के ऊपर जो इसके लेयर होती है उसके साथ जुड़े होते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डिफरेंस। ये डिफरेंस बिटवीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका डिफरेंस आएगा। इस पे आप लिख दे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस टॉपिक में अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आएगा तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि इसमें डिफरेंस आए, और कुछ ऐसे चांसेस बहुत कम परसेंटेज में है कि आपको पूरा शॉर्ट नोट आए ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
तो जो मेन इसका टॉपिक जो है जिसके ज़्यादा चांसेस हैं कि पेपर में आएगा वो है डिफरेंस बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन स्टैक्स, ये स्टैक्स की फॉर्म में होता है जिसे सिस्टर्ना बोलते हैं। हम जो सिस्टर्ना पढ़ा है वहाँ वो किस में होता है, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है। लेकिन उन्हीं टिब्यूल्स को अगर उसका एक नेटवर्क कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है जिसे हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Outer surface in the cytoplasmic site of the membrane it is studded with small particles, और जो स्मॉल पार्टिकल्स है उसे क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स। वहां पे क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। लेकिन जो राइबोसोम्स है वो अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें वहां पे राइबोसोम्स नहीं होते हैं। इट इज मोर अबंडेंट इन द सेल, ज्यादा से ज्यादा नंबर में होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसका मेन जो काम होता है जहां पे सिंथेसिस होती है वहां पे ये ज्यादा होते हैं, और एक्सपोर्ट का काम करते हैं। किसका एक्सपोर्ट, क्योंकि इसमें राइबोसोम्स हैं, वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है, सिंथेसिस के बाद उसका ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं आउट ऑफ द सेल। और उसके बाद अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें इट इज फाउंड इन दो सेल्स विच आर स्पेशलाइज्ड इन लिपिड मेटाबॉलिज्म्स। लिपिड मेटाबॉलिज्म्स में ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि उस पे क्या होता है, स्टीरॉयड सीक्रेट होते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करें कहाँ कहाँ ये मिलते हैं, पैनक्रियाटिक एसिनर सेल्स में या फिर प्लाज्मा सेल्स में मिलते हैं। लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे मिलते हैं, फाउंड इन लिवर सेल्स, सेल्स ऑफ एडर्नल कॉर्टेक्स, क्योंकि हमने स्टीरॉइड्स की बात करी, टेस्टिस और ओवरी में भी ये पाए जाते हैं। क्वेश्चन है, डू यू एक्सपेक्ट टू अकर इन अ सेल इन विच देयर इज एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ऐसा कोई प्रोसेस बताइए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो होता है, वो उसमें क्या होता है, क्योंकि उसमें राइबोसोम्स होते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। Second question is, which process do you expect to occur in a cell in which there is a lot of smooth endoplasmic reticulum? अब smooth endoplasmic reticulum में तो राइबोसोम्स नहीं है, तो उसमें कौन सा काम होता है, लिपिड मेटाबॉलिज्म का। तो आपको ये दोनों ही इसके डिफ्रेंशिएट, एक तो इसका डिफरेंस है, दूसरा इसको इसमें क्वेश्चन की फॉर्म में भी ऐसे इस फॉर्म में आ सकता है। तो हमने इस अभी तक क्या पढ़ा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो थोड़ा मैं इसे रिवाइज कर लें तो आपको इजीली ये आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या था, इट इज साइटोप्लाज्म इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, और इट इज परमेटेड बाय अ मेम्ब्रेनस नेटवर्क जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और इट इज अ नेटवर्क ऑफ द मेम्ब्रेन चैनल्स, और ये फोल्डेड फॉर्म में होता है, और इस एक शीट में इनक्लोज होता है जिसमें सैक, इनक्लोजिंग सैक। अब उसी सैक को क्या बोलते हैं, उसके इंटीरियर पार्ट को क्या बोलते हैं, सिस्टर्नल स्पेस बोलते हैं। और इसका काम क्या है, सिस्टर्नल स्पेस किस किस को डिफरेंशिएट करती है, एक तो साइटोसोल, दूसरा साइटोप्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड्स द सेल विद अ कंपार्टमेंट ऑफ स्टोरेज, सब्सटेंसेस स्टोरेज के लिए काम आता है। सिस्टर्ना क्या था, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली विच कंसिस्ट ऑफ इंटरकनेक्टिंग फ्लैटेंड सैक विच इज नोन एज सिस्टर्ना, और इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स, एंड इट इज टेम्परेरी साइट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। डायग्राम हमने समझी थी, यहाँ पे क्या है, इंटरसिस्टर्नल पार्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है जिसे हम बोलते हैं ल्यूमिनल फेस भी इसे बोलते हैं। और इसमें राइबोसोम्स जो है, इसको डॉट डॉट करके आपको यहाँ पे दिखाया गया है, इसे राइबोसोम्स बोलते हैं। और आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या था, अगर आपको फ्लैट जो शीट आपको दिखाई गई वो रफ होगा, जिसमें नेटवर्क कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होगा, वो कौन सा पार्ट होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। उसके बाद हमने इसका डिफरेंस पढ़ा है विद एग्जांपल। हमने 4 डिफरेंसेस लिखे हैं, 2 नंबर में अगर आएगा तो 4 के चारों डिफरेंसेस आपको इसमें लिखने हैं। तो नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज गोल्गी एपरेटस। अब ये क्या होता है, it is a reticular structure in the cytoplasm of the nerve cells. nerve cells में पाए जाने वाले साइटोप्लाज्म में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, उन स्ट्रक्चर या उन एपरेटस को बोलते हैं गोल्गी एपरेटस। इट इज लोकेटेड, अभी कहाँ पे है, सेल न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज में ये लोकेटेड है। इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल में अगर स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट प्लांट सेल में एक ऐसी चीज है कि प्लांट सेल में इसे बोलते हैं डिक्टायोसोम्स बोलते हैं, विच इज
विच आर स्टैक लाइक और प्लेट लाइक बॉडीज होती हैं। अब एनिमल सेल में एनिमल सेल्स कंटेन मच स्मॉलर नंबर ऑफ गोल्गी apparatus। और गोल्गी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ कौन कौन से पार्ट्स? स्टैक ऑफ फ्लैटन सैक्स, जिसे हमने सिस्टर्ना बोला था, स्मॉल राउंडेड ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स भी होते हैं, लार्ज वैक्यूल्स भी होते हैं। तो कौन कौन से पार्ट्स हैं? सिस्टर्ना होता है और राउंडेड ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स होते हैं, लार्जर वैक्यूल्स होते हैं। अब इसका सबसे पहले आप डायग्राम देखें, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें जो आप ये फ्लैट स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, फ्लैट लाइक वेसिकल्स, तो ये पैरेलल सीरीज में अरेंज्ड होते हैं विद पर्टिकुलर स्पेस, मतलब कि दो जो प्लेट्स होती हैं उनमें थोड़ी सी स्पेस होती है और इस स्पेस को बोलते हैं सिस्टर्ना। और इसकी स्पेस अराउंड 20 नैनोमीटर तक होती है। और ये जो दोनों लेयर्स हैं वो बिल्कुल फ्लैट लेयर्स होती हैं और उनमें जो स्पेस होती है उसे बोलते हैं सिस्टर्ना। और इसके बाद अगर बात करें कि इसका जो स्ट्रक्चर है, पूरा गोल्गी अपरेटस है, वो एक बो लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें दो फेसेस होते हैं क्योंकि इसकी दो साइड्स हैं। एक तो है कन्वेक्स टाइप फेस होता है और एक कनकेव साइड फेस होता है। अब यहाँ पे जो आपको कन्वेक्स टाइप ये जो फेस आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं सिस और फॉर्मिंग फेस, जहां पे फॉर्मेशन का काम होता है। और दूसरा जो कनकेव, ये आप देख रहे हो, कनकेव लाइक जो ओरिएंटेशन है, उसे बोलते हैं रिलीजिंग फेस। तो रिलीजिंग फेस में जो सब्सटेंसेस होंगे वो रिलीज होंगे, यहाँ पे सिंथेसिस होती है। और जो यहाँ पे आपको स्मॉल ये वेसिकल्स देख रहे हैं, जिसे हम ट्रांजिशन या फिर ट्रांस वेसिकल्स बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सरफेस होता है वहां से ये एमिट कर जाती हैं। और इसके साथ साथ ये जो वेसिकल्स होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के और बाद में इस एपरेटस में माइग्रेट करती हैं, जहां पे ये नए नए और सिस्टर्ना बनाती है। और दूसरा, जो पहले से ही सिस्टर्नल मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके साथ भी फ्यूज होती है। दूसरा, नए सिस्टर्ना भी बनाती है और उसके साथ साथ ऑर्गेनेलिज की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होती है। अब ये जो डायग्राम है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स में पढ़ लें। सिस्टर्ना क्या होते हैं? दीज आर फ्लैटेंड सैक लाइक वेसिकल्स ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स विच आर अरेंज्ड इन पैरेलल सीरीज एंड सेपरेटेड बाय अ स्पेस ऑफ 20 to 30 नैनोमीटर। दे आर जेंटली कर्व्ड so that Golgi bodies give a bow-like appearance। इसकी bow-like appearance है। दो phases हैं, एक convex phase है जहां पे endoplasmic reticulum is known as a forming phase। जो concave side होती है, it is oriented toward the cell surface, is the releasing phase of the complex। Small vesicles, जिसे transition vesicles बोलते हैं, they are frequently seen lying between the rough endoplasmic reticulum and the forming phase। These vesicles are formed from the endoplasmic reticulum and migrate to Golgi, and new cisterna are formed which get fused with the existing cisternal membrane, and thus the growth of the organelle occurs here in the Golgi apparatus. Next point is, new cisterna are formed at the forming phase to compensate for the loss of secretory vesicles of the releasing phase। रिलीजिंग फेस में से जो वेसिकल्स सीक्रेट हो गए हैं, रिलीज हो गए हैं, वो वहां पे वेसिकल्स लॉस ना हो जाए, उसे प्रिवेंट करने के लिए, उसे बैलेंस या कंपनसेट करने के लिए नए सिस्टर्ना बनते हैं। गोल्गी apparatus इज कंपोज ऑफ एटलीस्ट 3 टाइप्स ऑफ सैक्स, जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। उनमें से एक एंजाइम है ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज। गोल्गी apparatus परफॉर्म्स मेनी फंक्शंस इन द सेल, जैसे कि प्रोसेसिंग ऑफ मॉलिक्यूल सिक्रेटेड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसमें काम ही क्या है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से सब्सटेंसेस सीक्रेट होते हैं वो जाते हैं गोल्गी apparatus में। तो इनका मेन काम क्या है, उनका ही प्रोसेसिंग करना, प्रोसेसिंग ऑफ मॉलिक्यूल जो कि सीक्रेट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब नया एक छोटा सा टॉपिक है, वो है रिसाइकलिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स। रिसाइकलिंग का मतलब रीयूज करना। अब कैसे होते हैं? रिसाइकलिंग इज कैरिड आउट बाय सब्सिक्वेंट रेटम ऑफ द इंटरनलाइज्ड मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स। इसमें होता क्या है कि कैरिड आउट बाय द सब्सिक्वेंट रेटम इंटरनलाइज मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स में, उसके साथ साथ उनमें से अगर एक्सेस में अगर नंबर हो जाए तो उनका रिमूव भी करना है, वही इंटरनलाइजेशन के थ्रू ही उनका रिमूवल हो जाता है। तो एग्जाम्पल अगर देखें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ थायराइड सेल्स कैन बाइंड विद फेरेटिन।
उसमें जो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस है, इसमें होता क्या है, इट इज इंड्यूस्ड विद एडिशन ऑफ थायरोट्रोपिन टू द सेल इमीडिएटली आफ्टर एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस खत्म होने के बाद जो फेरिटिन है वो लाइजोसोम्स में अपीयर होते हैं विद इन मिनट्स। इट कैन बी डिटेक्टेड इन द सिस्टर्न ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। अब जो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के बाद ये जो फेरिटिन्स हैं वो लाइजोसोम्स के में आ जाते हैं और जो कि हमें गोल्गी प्रोसेस के जो सिस्टर्ना जो स्पेसेस होती हैं, फ्लैट स्ट्रक्चर स्पेसेस, उनमें ये डिटेक्ट कर सकते हैं। और गोल्गी कॉम्प्लेक्स में रीप्रोसेस हो सकता है, रीयूज हो सकता है, जो कि इसके जो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस खत्म होने के बाद इसे रीयूज कर सकते हैं, मतलब कि रिसाइकल कर सकते हैं और यूज दैम सिक्रेशन लाइजोसोम्स फॉर्मेशन के लिए, जिसे इसीलिए इसे बोलते हैं कि रिसाइकलिंग, इसकी रिसाइकलिंग हो सकती है। अब जो लाइजोसोम्स फॉर्मेशन की बात करिए, इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लें। ये जो फर्स्टली डिस्कवर्ड हुआ था, एक्सपेरिमेंटली नहीं हुआ था, बट बायोकेमिकली। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड बायोकेमिकल मेथड शेड मोर लाइट ऑन देयर नेचर। बट जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी थी, कुछ बायोकेमिकल मेथड से उसकी हेल्प से लाइजोसोम्स के बारे में जानना थोड़ा और इजी हो गया था। और इन पार्टिकल्स जो देखे जाते थे सेल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने वाले पार्टिकल्स को बोला गया लाइजोसोम्स। अब लाइजोसोम्स इसका नाम क्यों पड़ा, जिसमें ये बनता है लाइजिस और जोमा, दो वर्ड से मिलके बनता है। लाइजिस का मतलब है डिसोल्यूशन और जोमा का मतलब है बॉडी का डिसोल्यूशन इज नोन एज लाइजोसोम्स। अब ये होता क्या, इट इज अ सिंगल membrane bound vesicles that either bursts off from the releasing phase of the Golgi apparatus or directly from the endoplasmic reticulum, या तो डायरेक्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के में ट्रांसफर होने के बाद जब गोल्गी अपरेटस में आ जाता है, कहाँ पे उसका जो रिलीजिंग फेस होता है कनकेव फेस में, तो वहां पे इसका एक सिंगल मेम्ब्रेन वेसिकल्स बनती हैं। The lysosomes are rich in hydrolases, especially कौन से enzyme? Acid phosphatase. These enzymes active at particular pH. कितनी pH? थोड़ी सी acidic. कितना? 5. Within the organelle. अब जो एंजाइम्स हैं विच एस्केप्स फ्रॉम द लाइजोसोम्स, दे बिकम स्लो इन देयर एक्शन। क्यों इनकी एक्टिविटी स्लो हो जाती है? क्योंकि उस टाइम जो उसकी साइटोप्लाज्म में उसकी जो पीएच होती है वो न्यूट्रल हो जाता है, 7 पीएच हो जाती है, लेकिन इसके लिए कौन सी चाहिए? थोड़ी सी एसिडिक पीएच चाहिए। दिस लार्ज पीएच डिफरेंस, अब 5 की बजाय 7 है, ये जो डिफरेंस है इसी की वजह से इट इज डिवाइस, द डिफरेंस इज अ डिवाइस टू प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द डाइजेशन। पॉलीमॉर्फिज्म इन लाइसोसोम्स, अब ये क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म में इट इज एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्ट्रक्चर इन मोर देन वन फॉर्म। एक स्ट्रक्चर किन किन फॉर्म्स में लाई कर सकता है? नो, अब उसे बोलेंगे उसका पॉलीमॉर्फिज्म स्ट्रक्चर। इसकी टाइप्स हैं, प्राइमरी लाइसोसोम्स भी होते हैं, अगली टाइप है सेकेंडरी लाइसोसोम्स, रेजिडुअल बॉडीज या फिर ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। अब ये सभी क्या होते हैं? अब इसमें जो प्राइमरी, ये आप ये देख रहे हैं गोल्गी अपरेटस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सब्सटेंस ट्रांसफर होते हैं गोल्गी अपरेटस में, वहां से अब क्या होता है, न्यू ऑर्गेनेलिस जो बनती हैं उन्हें बोलेंगे प्राइमरी लाइसोसोम्स। इसका मतलब है ये कहां से बनी? गोल्गी अपरेटस से। अब गोल्गी अपरेटस से बनने वाली न्यू बॉडीज को बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स। अब ये कहां से बनती हैं? दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम मेच्योर फेज ऑफ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। मेच्योर फेज से बनते हैं, फर्स्ट जो स्टेप होता है उन्हें बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हाइड्रोलिसिस, इस जो ये टॉपिक स्टेज है उसमें हाइड्रोलिसिस प्रोसेस नहीं होता है। अब इसके बाद इसकी जब फ्यूजन हो जाती है, प्राइमरी लाइसोसोम्स की फ्यूजन हो जाती है विद वेसिकल्स, सम वेसिकल्स, तो उस टाइम फैगोसोम्स बनते हैं। ये फैगोसोम्स जो बनते हैं, अब इनकी फ्यूजन के बाद ही बनता है सेकेंडरी लाइसोसोम्स। सेकेंडरी लाइसोसोम आफ्टर फ्यूजन, मतलब फ्यूजन के बाद इन मेम्ब्रेन्स में कुछ चेंजेस आते हैं और जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे डाइजेशन हो जाती है। अब इसके बाद से इन दोनों के बारे में कुछ टॉपिक्स कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। दीज आर न्यू फॉर्म्ड ऑर्गेनेलिस, they derived from the mature phase of Golgi complex whose digestive enzymes have not yet taken part in hydrolysis.
सेकेंडरी लाइसोसोम्स में क्या होता है, प्राइमरी लाइसोसोम्स के फ्यूजन के बाद बनते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम्स। कहाँ किसके साथ बनती है, फ्यूजन होती है वेसिकल्स के साथ, कंटेनिंग वेराइटी ऑफ सबस्ट्रेट कॉल्ड फेगोसोम्स। After fusion, their membrane undergoes a change and the enzymes are activated so that substrate is digested. अब एक्टिवेट हो गए हैं, उसके बाद क्या होगी, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होगी और बार बार होगी। सेकेंडरी लाइसोसोम्स विच फ्यूज विद वेसिकल्स, दे कंटेनिंग एक्स्ट्रा सेलुलर सबस्टेंस ब्रॉट इनटू द सेल। किस प्रोसेस के थ्रू, एंडोसाइटोसिस के थ्रू। अब उस टाइम उसे बोलेंगे हेट्रोफेजिक लाइसोसोम्स। मतलब अब क्या हुआ कि अब जो एंजाइम्स हैं वो एक्टिवेट हो गए हैं और डाइजेशन प्रोसेस होगा, उसके लिए क्या होगा, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होगा। अब सेकेंडरी जो लाइसोसोम्स वेसिकल्स के साथ फ्यूजन जिनकी हुई थी, अब क्या होता है, वो सेल में दोबारा एंटर करते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू, एंडोसाइटोसिस के थ्रू। अब उस स्टेज को बोलते हैं, उन लाइसोसोम्स को उस टाइम क्या बोलते हैं, हेट्रोफेजिक लाइसोसोम्स। अब उसके बाद है रेजिडुअल बॉडीज। रेजिडुअल का मतलब क्या है, बची खुची बॉडीज। अब डाइजेशन कंप्लीट तो नहीं होती है, इनकम्प्लीट डाइजेशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ रेजिडुअल बॉडीज। जो बची हुई है वो उसे बोलेंगे रेजिडुअल बॉडीज। अब ये होती हैं ह्यूज, इरेगुलर इन शेप एंड इलेक्ट्रॉन डेंस, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन द सेल्स दे रिमेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम के लिए रहती हैं। और इन द अदर सेल्स, कुछ सेल्स में क्या होता है कि बहुत टाइम के लिए रहती हैं, कुछ में क्या होता है कि एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस होता है और वो क्या करते हैं, उसी बॉडी में से निकल जाती हैं। ऑटोफेजिक वैक्यूल्स क्या होते हैं, लाइसोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रासेल्युलर डाइजेशन ऑफ अ वेराइटी ऑफ सब्सटेंस वी नो वेल। कौन कौन से सब्सटेंसेस, जैसे कि फूड मॉलिक्यूल्स हो गए, जो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए डाइजेशन, दिस इज कॉल्ड हेट्रोफेजी। लाइसोसोम्स का दूसरा एक और काम है डाइजेशन ऑफ सेल्स ऑन साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स की डाइजेशन का भी इसमें काम होता है, जिसे ऑटोफेजी बोलते हैं। लाइसोसोम्स डू नॉट रप्चर and release their contents in the living cells as they would start digesting the cell and cell will die. अब लाइसोसोम्स रप्चर, उनकी रप्चरिंग नहीं होती है, बट वो क्या होते हैं, लिविंग सेल्स में वो वहां पे रिलीज उनका हो जाता है, रिलीज हो जाते हैं। क्यों होते हैं, ताकि वहां पे डाइजेशन हो सके विद द एंजाइम्स और जो सेल है वो खत्म हो सके। अब हमने बात करी थी एंडोसाइटोसिस और एक बार बात हुई थी एक्सोसाइटोसिस की, तो वो क्या चीज है, एंडोसाइटोसिस वो प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंसेस ब्रॉट इनटू द सेल, कहाँ से, फ्रॉम द आउटसाइड फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। अब जो बॉडी है उसके बाहर में क्या होता है कि वेसिकल्स फॉर्मेशन होने के बाद जब वो सेल में एंटर करती हैं तो उसे बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। These extracellular substances are enclosed in small portion of plasma membrane which pinches off to form intracellular vesicles. अब intracellular vesicles है तो उसके लिए क्या होगा, उस स्टेज को बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। अब पिनोसाइटोसिस कहाँ से बना, ये बनता है पाइनिन वर्ड से, जिसका मतलब है ड्रिंक करना। पाइनोसाइटोसिस क्या होता है, इनटेक ऑफ फ्लूइड्स। अब फ्लूइड्स को पी जाना, उसके लिए होता क्या है, इनटेक ऑफ फ्लूइड्स बाय फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स। वेसिकल्स बनने में होता क्या है कि फ्लूइड्स क्या होते हैं, उनका इनटेक। अब फ्लूइड्स का पी जाना इज नोन एज ड्रिंक, इसीलिए इसका नाम है पिनोसाइटोसिस। इट इज इंक्लूडेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। कौन से, इंड्यूसर मॉलिक्यूल्स, ये है इंड्यूसर मॉलिक्यूल। अब विच कैन बी प्रोटीन्स, ये कौन कौन से हो सकते हैं, प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, कुछ आयंस हो सकते हैं इन द मीडियम सराउंडिंग द सेल। फेगोसाइटोसिस, अब फेगोसाइटोसिस का मतलब है ड्रिंक की बजाय ईट, फेजीन का मतलब होता है टू ईट। अब इसमें क्या है, इंजेक्शन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स। अब पहले क्या था कि इनटेक ऑफ फ्लूइड्स फ्रॉम स्मॉल वेसिकल्स, लेकिन अगर लार्ज पार्टिकल्स हैं, लार्ज वेसिकल्स हैं, तो क्या होगा, इंजेक्शन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज वेसिकल्स। दिस प्रोसेस इज एसोसिएटेड विद हेट्रोफेजिक एक्टिविटी। कौन सी, जो लाइसोसोम्स में हमने पढ़ी थी। फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉर्म ब्लड सेल्स इन द लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो। एंडोसाइटोसिस में क्या था
जो सब्सटेंसेस हैं वेसिकल्स के साथ जुड़ के सेल के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस थोड़ा सा रिवर्स है। उसमें क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस इज रिवर्स सीक्वेंस वेयर द मेम्ब्रेनस इंट्रासेलुलर वेसिकल्स फ्यूजेस विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड देन रिलीजेस इट्स कंटेंट इनटू द एक्स्ट्रासेलुलर सराउंडिंग्स। इसमें क्या होता है कि सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉर्मेशन होती है, उसके बाद सेल के बाहर सराउंडिंग्स में उनका जो कंटेंट है वो वापस भेज दिए जाते हैं। न्यूक्लियस है सेल में, न्यूक्लियस सिलिएट्स हैं, तो इन सिलिएट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या होता है, इसे अडेप्ट कर लेते हैं, जिसे मतलब कि ये सूडोपोड्स का मतलब ये है कि ये अब जो फूड पार्टिकल्स हैं उन्हें ट्रैप कर लेते हैं विद देयर आर्म्स। उन आर्म्स को बोलते हैं, वो कुछ टाइम के लिए बनती हैं, जिसे बोलते हैं सूडोपोड। अब इसमें क्या है, जो प्राइमरी लाइसोसोम्स ऑलवेज प्रेजेंट रहते हैं, जिससे क्या होता है कि जो ये पार्टिकल्स इनके पास आएंगे तो क्या कप बन जाएगा, जिसे फूड कप्स बोलते हैं। और क्या होगा, जब ये अंदर चला जाएगा तो क्या होगा, लाइसोसोम्स अटैच हो जाएंगे उन फूड पार्टिकल्स के साथ, इस तरह की फॉर्मेशन होती है। और जो अंदर है उसे क्या बोलते हैं, फ्यूजिंग वैक्यूल, क्योंकि ये फ्यूज हो गए हैं विद द लाइसोसोम्स। अब छोटा सा टॉपिक है, वो है माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज कहां से बनती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब इनकी दो टाइप्स, परऑक्सीजोम्स, ग्लाइऑक्सीजोम्स, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। वो क्या है, परऑक्सीजोम्स कौन सी बॉडीज होती है, स्फेरिकल बॉडीज होती हैं, बट उनकी मेम्ब्रेन बिल्कुल पतली सिंगल मेम्ब्रेन होती है। द सेंटर ऑफ परऑक्सीजोम ऑक्यूपाइड बाय अ फाइन ग्रेन्यूल, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोइड, सेंटर में न्यूक्लियोइड रहता है। परऑक्सीजोम कंटेन ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम्स, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम्स हैं। अभी उनका काम क्या होता है, परऑक्सीजोम्स में क्या होता है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है, उसका जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पार्ट है उसमें ये रहते हैं, उसमें ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम्स होते हैं, जिसमें राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स का काम क्या है, वहां पे प्रोटीन का सिंथेसाइज करना, जैसे कि यूरिक एसिड ऑक्सीडेज हो गया, ये एंजाइम। दूसरा हो गया हाइड्रोक्सिल एसिड ऑक्सीडेज विच प्रोड्यूस H2O2। अब ऑक्सीडेशन से क्या होगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा, लेकिन हाइड्रोजन परऑक्साइड तो सेल के लिए सही नहीं है, वो टॉक्सिक है। द एंजाइम फाउंड इन लाइसोसोम डिस्ट्रॉय। अब लाइसोसोम्स में प्रेजेंट रहने वाला जो एंजाइम है, जिसका नाम है परऑक्सीजोमल कैटालेज। इसका नाम कहां से पड़ा, इसके ही नाम से, परऑक्सीजोम से बना, परऑक्सीजोमल कैटालेज। तो क्या करता है वो, जो हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीडेशन के बाद बना था उसे खत्म कर देता है, क्योंकि H2O2 is hydrogen peroxide is toxic to the cell. Peroxisomes plays an important role in detoxification. कैसे, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनमें peroxisomes carried out a process जिसे बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का आपको पता है, गैसेस का एक्सचेंज करना। ग्लाइऑक्सीसोम्स क्या होते हैं, दे आर द फॉर्म ऑफ परऑक्सीसोम्स, बट इनमें जो एंजाइम्स होते हैं वो कौन से, जैसे कि आइसोसिट्रेट लाइज, मैलेट सिंथेटेज विच आर स्पेसिफिक टू ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। अब ग्लाइऑक्सीसोम्स में क्या होता है कि इसमें ये तो पार्ट होता है परऑक्सीसोम्स का, लेकिन इनमें एंजाइम्स कौन से हैं, आइसोसिट्रिकलाइज, मैलेट हो गया, या फिर कोई पर्टिकुलर और पार्टिसिपेट करते हैं स्पेसिफिक टू द ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। अब इसमें हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने कौन सी ऑर्गेनेली के बारे में डिस्कस किया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें इसके दो डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हमने गोल्गी अपरेटस पढ़ा, दोनों के ही 100% चांसेस है, कोई हो सकता है दोनों में से कोई एक आ जाए, तो हो सकता है डिफरेंस आ जाए बिटवीन एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो भी ऑर्गेनेली आएगी आपको उसका डायग्राम बनाना है, डायग्राम के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। अब उसके बाद पढ़ा था हमने रिसाइकलिंग, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपके सिलेबस में इंक्लूड है, इसलिए यहाँ पे इससे डिस्कस किया। लाइसोसोम्स के बारे में डिस्कस किया, लाइसोसोम्स का पार्ट जहां से स्टार्ट होता है उसी में आ जाता है पॉलीमॉर्फिज्म, और उसी के पार्ट्स आगे टाइप्स आ जाती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, रेजिडुअल बॉडीज आ जाती हैं, और आउट ऑफ फेजिंग वैक्यूल्स आ जाते हैं। तो यहाँ तक ये टॉपिक खत्म हो जाता है। एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस में क्या है, दोनों के लिए आपको स्ट्रक्चर बताने हैं और कैसे सूडोपोड्स बनते हैं, फूड को ट्रैपिंग कैसे करते हैं, और वो लाइसोसोम्स में फ्यूजन उसकी कैसे होती है, वो सारी आपको स्टेप बाय स्टेप डायग्राम्स में बताना है, और स्टेप बाय स्टेप ही आपको यहाँ पे डिस्कस करना है, आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करना जरूरी है।
माइक्रो बॉडीज के बारे में पेरोक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, ये दोनों इसमें इंपॉर्टेंट है। माइक्रो बॉडीज एज इट इज आपको टॉपिक नहीं आएगा, लेकिन उसमें पेरोक्सिसोम और ग्लाइऑक्सिसोम अक्सर आ जाते हैं। तो इसी के साथ हमने आज अपनी वीडियो फिनिश करी। इसके बाद हम जल्द ही नेक्स्ट टॉपिक भी इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद चैनल, एंड देखते रहिए हमारा चैनल कॉर क्लासेस। थैंक यू।